हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम था आपका ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, ये पॉजिटिव बातें जो थी ग्लोबलाइजेशन को लेके वो सारी हमने पार्ट 1 में देखी थी। तो अभी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और द नीड फॉर द पॉलिसी फ्रेमवर्क, ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द थ्रेटन री इमर्जेंस ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म। तो मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट बताती है। तो उसे इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना। फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि नाम जो आपका डिक्शनरी मीनिंग है फेयर का, वही यहाँ पे मीनिंग है कि ग्लोबलाइजेशन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि लोग यहाँ से वहाँ आने जाने लगे, कंपनीज यहाँ से वहाँ आने जाने लगी, जिसका फायदा लोगों को हुआ, लोगों को सस्ती चीजें मिलने मिलने लगी। लेकिन क्या जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा है वो क्या सभी लोगों को मिला? मिला क्या? नहीं ना। वो जो फेयर ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली होना चाहिए था, मतलब ग्लोबलाइजेशन का फायदा जो था वो बस उन्हीं लोगों को मिला जो कि एजुकेटेड थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, जिनके पास स्किल थी, जिनके पास पैसे थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के फायदे से वंचित रहे, है ना। जैसे गरीब लोग हो गए, लेबर हो गए, वर्कर्स हो गए। हम में से कितने लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, है ना। बहुत कम। जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। मतलब हम जैसे नहीं, जो बहुत वर्क गरीब लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं हुआ। चीजें अगर सस्ती भी है तो क्या गरीब लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो यही बता रखा है यहाँ पे कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि सबको यहाँ पे समान हक यहाँ पे देना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग अमंग गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस विदिन एंड अक्रॉस द बॉर्डर्स टू प्रमोट सोशल कोहेजन इज अ की प्रपोजिशन ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का महत्वपूर्ण यहाँ पे काम क्या था, की प्रपोजिशन क्या था यहाँ पे कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब कि आप सबको मिलके, जितने भी देश है यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं, उन सबको एक दूसरे के बारे में सोच के यहाँ पे पॉलिसीज बनानी चाहिए। जो गवर्नमेंट से अलग अलग देश की जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स है ग्लोबलाइजेशन में, जो फॉरेन जो हमारे मिनिस्टर्स है, उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी कि हमारा क्या कहना है, आपका क्या कहना है, कैसी पॉलिसीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तब जाके हम क्या कर पाएंगे, एक सोशल कोहिजन, एक सोशली एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, उसको प्रमोट कर पाएंगे और फेयर ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल while also ensuring that the advantages of globalization are shared equally। कहने का मतलब कि जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो वो जो ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे सबको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एडवांटेजेस, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चीजें यहाँ पे सस्ती हो रही है, उसका फायदा सभी को होना चाहिए। गवर्नमेंट मेजर्स मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग वर्कर्स। तो ये जो फेयर ग्लोबलाइजेशन कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने देखा ना कि सभी लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे गवर्नमेंट प्ले करती है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना, गवर्नमेंट के जो लेबर लॉज होते हैं ना, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो वर्कर्स है यहाँ पे काम करने वाले, उनके जो राइट्स है, उनके जो अधिकार है, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। या जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, हमारे जो छोटी छोटी कंपनीज है जो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स पैदा करने की या छोटे छोटे प्रोडक्ट यहाँ पे बनने की कोशिश करती है, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारा इंडिया है, उनको वर्ल्ड ट्रेड के सामने ये बात रखनी चाहिए कि हम डेवलपिंग कंट्रीज है, तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारी पॉलिसीज बनाए, है ना, ताकि हमारा भी फायदा हो और डेवलप्ड नेशंस का भी फायदा हो, सभी का इससे फायदा हो। इसके लिए WTO के सामने हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। फिर देयर राइट्स मस्ट बी, यहाँ पे बोल रहे थे ना हम लोग कि सब सिटीजन्स का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। और देयर राइट्स मस्ट बी इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड दे मस्ट गिवन देयर एंटाइटलमेंट्स। और जो सिटीजन्स है हमारे, जो वर्कर लोग हैं यहाँ पे, जो मजदूर लोग हैं, उनके जो अधिकार है उन्हें हमें बचा प्रोटेक्ट करना है। उनके अधिकार हमें जो अधिकार है वो उन्हें देने हैं। और जो एंटाइटलमेंट्स, वही उसका मतलब भी अधिकार होता है, जो उनका है वो उन्हें देना चाहिए, है ना। फिर एट द लोकल, नेशनल,
regional and global levels. Fair globalization must be supported by interdependent and mutually reinforcing pillars of economic development, social development and environmental protection. अब बोल रहे हैं चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे रीजनल हो या चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन को मतलब ग्लोबलाइजेशन को अगर बढ़ावा देना है तो वो इकोनॉमिकली भी होना चाहिए ना। ग्लोबलाइजेशन से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। आपके पास पैसे भी आने चाहिए, आपकी ओवरऑल जो लिविंग कंडीशन है इंडिविजुअल लेवल पे वो भी बढ़नी चाहिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो पर्यावरण है उसको भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसका ग्लोबलाइजेशन आप लोग करोगे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज यहाँ पे बड़ी-बड़ी आके खड़ी होंगी और यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, नहीं। आपको इन्वायरमेंटल की भी ध्यान, यहाँ के पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। It must be fair, inclusive, democratically governed and provide opportunities and tangible benefits to all countries and people. अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो फेयर होना चाहिए। फेयर हमने देखा कि फेयर क्या है कि जो जिन लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ उनको भी फायदा देना है। इंक्लूसिव होना चाहिए, किसी एक के लिए फायदेशीर नहीं होना चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको इंक्लूड करके ग्लोबलाइजेशन के फायदे यहाँ पे देने हैं। डेमोक्रेटिकली गवर्न, डेमोक्रेटिकली मतलब क्या होता है कि लोगों को हर एक मतलब हर एक जो भी कंसर्न है, जिसको भी इफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन, उसको उसकी बातों को कंसिडर करके यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन करेंगे। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज देंगे और टेंजिबल बेनिफिट्स, मतलब ऐसे बेनिफिट जो नजर आते हैं, है ना। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ गया है, जो भी गरीब आदमी है उसके पास, उसके हाथ में भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा, तो ये क्या है, ये टेंजिबल बेनिफिट है। आप लोग देख सकते हो उसके पास पक्का घर है, ये बेनिफिट्स टेंजिबल है, मतलब नजर आ रहे हैं आपकी आंखों से। Sound institutions are required to promote opportunity and enterprise in a market economy. तो ये सारी मतलब जो ये अपॉर्चुनिटीज है, ये जो हमें गरीब लोगों को या जो भी ऐसे लोग हैं जो वंचित है, उन्हें अगर ग्लोबलाइजेशन का फायदा देना है तो उसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे साउंड इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। साउंड इंस्टीट्यूशंस मतलब जो बड़ी मतलब निगरानी रखने वाले, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन हो गया। इस सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। इट मस्ट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू ऑल नेशंस while also acknowledging the diversity of national strengths and developmental requirements. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होना चाहिए कि इक्वल सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी देशों को यहाँ पे एक्सेस मिलना चाहिए। और जो डाइवर्सिटी, अलग अलग देश की अलग अलग रिक्वायरमेंट को समझना होगा, उनकी डाइवर्सिटी को समझना होगा। इन सारी चीज़ों को समझ के उनको उनके अधिकार का जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा है वो हमें यहाँ पे देना होगा। Addressing the wants and needs of all people is the cornerstone of a more equitable globalization. तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जितने भी लोग हैं, वो जितने भी उनकी चाहत है, वो जो भी चाहते हैं या जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करना, ये ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। ग्लोबलाइजेशन का ये एक कॉर्नरस्टोन मतलब एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे है। अब ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द थ्रेटेड री इमर्जेंस ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म। अब रिवर्स गियर मतलब पीछे हटना, है ना, ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटना। लेकिन क्यों हटना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटेक्शनिज्म फिर से आ गया। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई देश क्या करता है ना कि अपनी जो घरेलू कंपनीज होती है, जो उनके देश, मान लीजिए इंडिया का हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाई। मतलब क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे अलग अलग जो हमारी घरेलू कंपनीज है उनको बचाने के लिए क्या करेगी, जो बाहर की कंपनीज है उनके चीजों पे या बाहर के देश से जो हम लोग चीजें मंगाते हैं उन उन पे हम लोग अलग अलग यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट एक्शंस लेंगे, जैसे कि तरीफ्स लगाएंगे, इंपोर्ट कोटास लगाएंगे, नॉन तरीफ बैरियर्स लगाएंगे। ये सब क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो लोकल बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं उनकी प्रोडक्शन को कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म को अपनाया जाता है। कैसे अपनाया जाता है आगे देखेंगे। ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलवेज टेकन अ हिट एज WTO regulations allow governments to practice trade protection measures to preserve national interest within specific limits. तो बोल रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है या जियो पॉलिटिकल मतलब कि अलग अलग देशों में अगर पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है,
तो डब्ल्यूटीओ ने अलाउ कर दिया है ग्लोबलाइजेशन के तहत कि आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग देशों के प्रोटेक्शनिज्म को अपना सकते हो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग्स्ट पर्टिकुलर यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज द डी ग्लोबलाइजेशन। तो इसी को हम लोग डी ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो ना, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी कम दिखाते हो, उन पे उनके साथ इंटीग्रेशन कम करते हो, मतलब चीजें आप ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते हो, जितना हमारे मतलब क्या जितना घर में है उतना ही खा के हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है, जितनी चीजें हमारे देश में प्रोड्यूस होती है उतनी ही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, किसी दूसरे देश से नहीं खरीदेंगे। इसे बोलते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। इट इज कॉमनली यूज टू कैरेक्टराइज हिस्टोरिकल इराज इन विच इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज कोलैप्स। तो डी ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे क्यों डिफाइन किया है कि ताकि ऐसे आपको पुराने हिस्टोरिकल इराज में उनको लेके जाना था, जहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग देशों में वो मतलब लोग जो है ना पुराने जमाने में ज्यादातर दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहते थे, उनका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो कोलैप्स हो चुका था, गिर चुका था। When a government enacts laws that restrict or prohibit international trade, it is practicing in protectionism। कोई सरकार प्रोटेक्शनिज्म कब कब लगाती है, तब लगाती है वो ताकि वो ऐसे ऐसे लॉज लाती है, रिस्ट्रिक्शंस लाती है जो इंटरनेशनल ट्रेड पे, मतलब जो दूसरे देशों से हम लोग चीजें खरीद रहे हैं उस पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। वो चाहती है कि कम से कम चीजें हम लोग खरीदें ताकि जो हमारे घरेलू जो हमारे होम प्रोड्यूसर है जो उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म टेक्स थ्री मेन फॉर्म्स। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि मान लीजिए हमारी इंडिया की एक कार है, हमारी इंडिया की कार है जो हमारी इंडिया की कंपनी ने बनाई है, मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपए है। और एक चाइना की कार है, चाइना ने उसकी कीमत जो है, फैसिलिटीज वही है, क्वालिटी भी वही है, जो फीचर्स आपको चाहिए वो भी वही है, लेकिन जो चाइना की कार है, मान लीजिए ये चाइना की कार है और ये है इंडिया की कार। तो चाइना ने क्या किया, उस कार को 80 रुपए में इंडिया में लाके उसने बेचा। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई क्या चाहेगा कि मुझे एक सस्ती कार चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर आप लोग दुकान में जाएंगे, किसी शोरूम में जाएंगे, और तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डेफिनेटली इस चाइना प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको फीचर्स तो सेम ही मिल रहे हैं। जो यहाँ पे इंडियन कंपनी की गाड़ी में फीचर्स है वही चाइना की कंपनी में गाड़ी गाड़ी सॉरी चाइना की कंपनी की गाड़ी में भी वही फीचर्स है। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे मेरे 20 रुपए बच रहे हैं ना। तो हर कोई चाहता है कि सस्ती चीज मिले और क्वालिटी हो और सस्ती हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो जो हमारी इंडिया की कंपनी ने यहाँ पे गाड़ी बना रखी है उसे कौन खरीदेगा, है ना। जो प्रोडक्शन यहाँ पे हमने कर रखा है, जो यहाँ पे खर्चा हमने कर रखा है, ऐसे तो हमारी इंडिया की कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। हमारी सरकार नहीं चाहती है कि, हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़े, लोगों को फायदा हो, लोगों, लेकिन लोगों के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे हमने खड़ी कर रखी है उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ता है। इसलिए सरकार अपनाती है प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म के तहत क्या हो जाता है ना, प्रोटेक्शनिज्म के 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जिसकी तारीफ, पहले तारीफ देखेंगे। तो तारीफ में क्या करती है, जितने भी चीजें हम लोग इंपोर्ट कराते हैं ना उस पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, है ना। मैंने एग्जांपल लिया, ये हमारी इंडिया की गाड़ी है जो कि 100 रुपए में आती है, और ये है हमारी चाइना की गाड़ी। ये चाइना की गाड़ी है जो कि आता है 80 रुपए में। अब अगर चाइना की गाड़ी पे हम लोग कोई तारीफ नहीं लगाएंगे तो ये 80 रुपए की 80 रुपए में भी इंडिया में बेची जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी इंडिया की गाड़ी कोई नहीं खरीदेगा। अब अगर हमारी सरकार यहाँ पे तारीफ लगाएगी, मान लीजिए कि चाइना की गाड़ी पे 100% यहाँ पे तारीफ लगाएगी, तो इसकी जो कीमत है 80 रुपए, वो 100% से और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब वो हो जाएगी 180 रुपए, है ना। 180% मतलब 180 रुपए हो जाएगी। अब आप अगर शोरूम में जाएंगे, आपको फीचर सेम ही है, आपको अगर बोलेंगे कि ये गाड़ी 100 रुपए में आती है और 180 में आती है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप लोग 100 रुपए की गाड़ी खरीदे, है ना। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो घरेलू प्रोडक्शन है, जो हमारे इंडिया में लोगों ने यह गाड़ी बना रखी है, उनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये होता है तारीफ। तारीफ परसेंटेज फॉर्म में होता है, फिर ना 25% तारीफ लगाया, 80% तारीफ लगाया। हमने देखा ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम लोग तारीफ लगाते हैं, या सोने पे काफी बार तारीफ लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है कि प्रोटेक्शनिज्म के तहत होती है। फिर आता है इम्पोर्ट कोटास। इम्पोर्ट कोटास का मतलब क्या होता है कि हमारी सरकार जो है वो डिसाइड वो बताती है कि हम लोग इतने ही, एक क्वांटिटी बताती है कि इतने ही क्वांटिटी में हम लोग जो है वो चीजें आपसे खरीदेंगे। अगर चाइना से हमें गाड़ी खरीदनी है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बस 10,000 गाड़ी खरीदेंगे, उससे ज्यादा हम एक गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे।
इससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है ना, कोई पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं आते, लेकिन टैरिफ में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इम्पोर्ट कोटास में हम कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, बस जो नंबर होते हैं इम्पोर्ट करने वाली चीज़ों का, उस पर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं कि बस हम 10,000 ही जो गाड़ी है वो खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। फिर आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब क्या होता है कि आपको टैक्स के फॉर्म में कुछ नहीं होता है, ना ही परसेंटेज के फॉर्म में होता है, ना ही नंबर के फॉर्म में होता है। इसका सिंपल से एग्जांपल अगर हम लोग देंगे कि ये यूएस है, मान लीजिए ये इंडिया है, यूएस ने क्या किया, इंडिया से आम खरीदे, लेकिन अब अगर यूएस को नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाना है तो यूएस क्या कहेगी कि आपकी जो आम है उसकी जो क्वालिटी है वो हमारे यूएस की जो फूड जो फूड टेस्टिंग उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अगर उसके जो स्टैंडर्ड्स है, उसके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनसे अगर मैच करता है तभी हम आपके आम खरीदेंगे। अब हमें पता है कि उनकी जो पॉलिसीज होती है या उनके जो रूल, उनकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमसे बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके स्टैंडर्ड्स के मुकाबले हमारे इंडियन आम की क्वालिटी तो वैसे भी कम होने वाली है। मतलब क्या, हमें पता है कि क्वालिटी कम है, हम एक्सपोर्ट अपने आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हम ये इसे हम बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। अगर हमको अच्छी क्वालिटी के आम एक्सपोर्ट करने हैं तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे फार्मर यहाँ के जो आम उगाते हैं उनको उसकी टेक्निक देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इतनी सारी चीजें करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम अब इस साल नहीं आम एक्सपोर्ट करेंगे, तो अपने आप आम का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन ट्रेड प्राइस राइज एंड द नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज। तो प्रोटेक्शनिज्म को अगर हम लोग अपनाएंगे तो अपने आप व्यापार जो है वो कम हो जाएगा। इंपोर्ट हम लोग कम करेंगे तो अपने देश में ही चीजें उगाएंगे, तो व्यापार तो कम होने ही वाला है। प्राइस राइज कैसे हो गए, देखिए फ्रेंड्स, जो गाड़ी हम लोग चाइना से इंपोर्ट करा रहे थे, मान लीजिए कि हमने प्रोटेक्शनिज्म के तहत उस पे सरकार ने लगा दी कि तरीफ लगा दी। अगर तरीफ की तारीफ नहीं बोल सकते, प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि इम्पोर्ट जो हमारे देश ने है वो करना कम कर दिया। अब अगर इम्पोर्ट कम करेगी तो क्या हुआ, जो हमारी घरेलू यहाँ पे हमने कंपनीज बना रखी है, उन्होंने जो चीजें बना रखी है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। मतलब जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी वो अगर 180 रुपए में मिल रही है, तो जो चाइना में कंपनी वहां पे बन रखी है, जो चाइना की कंपनी है, वो तो ये सोचेगी कि उनका तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, तो वो यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करेगी। वो इम्पोर्ट नहीं करेगी तो हमें हमारे देश में जो गाड़ियां बन रही है वही हमें खरीदनी पड़ेगी। तो अगर प्रोडक्शन कम होगा, चीजें कम होगी, तो अपने आप महंगाई यहाँ पे बढ़ने वाली है। नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर द प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर चीजें महंगी हो जाएगी तो लोग भी नहीं खरीदेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या करेगी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी कि उनको सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने की वजह से क्या हो जाएगा कि चीजें वो आगे अगर उनको सब्सिडी मिलेगी तो आगे जो प्राइस है फाइनल प्रोडक्ट के, जैसे कि गाड़ी के, वो कम हो जाएंगे। सम जॉब्स इन दीज इंडस्ट्रीज में बी सेव्ड, बट जॉब्स इन अदर इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू बी लॉस्ट। तो ऐसे जो जॉब्स है वो तो कुछ लोगों की जॉब जाने वाली है, जैसे कि हमारे जो इंटरनेशनल कंपनी जहाँ पे हमने लगाई थी, वो अपनी कंपनी अगर उनकी प्रोडक्शन अगर नहीं हो रही है तो अपनी कंपनीज बेच के बंद करके वो किसी दूसरे देश में चली जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, उस कंपनी में जो लोग थे उनकी जॉब तो चली जाएगी, लेकिन जो हमारी घरेलू कंपनीज है उन उन लोगों की जॉब यहाँ पे बचने वाली है। Despite its importance in building a better world for millions of underprivileged, currently a gradual shift in viewpoint towards embracing of globalization is taking place. एक second please. Primarily supported by a number of unprecedented events. अब क्या बोल रहे हैं कि हमने काफी सारे फायदे देखे कि ग्लोबलाइजेशन के, एक बेटर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन ने बनाया था। जो भी अंडर प्रिविलेज लोग थे, जो भी आजकल ग्लोबलाइजेशन के फायदे से वंचित लोग थे, उनको यहाँ पे फायदा दिया ग्लोबलाइजेशन ने। लेकिन क्या हुआ, हमें एक ग्रेजुअल मतलब एक शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिली कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से लोग ग्लोबलाइजेशन से वंचित हो रहे हैं। मतलब क्या कि जैसे कि ब्रेग्जिट है ना, हमने देखा ना ब्रेग्जिट ने एग्जिट कर लिया था। फिर हमने देखा कि विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या होता था कि ऐसे सिलेक्टेड जो कंट्रीज है उनका ये ग्रुप था जिसमें यूएस भी था। तो यूएस ने क्या किया था, जितने भी उनके 1800 प्रोडक्ट्स या 1800 या समथिंग प्लस होंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट्स है
वो अगर उन पे यूएस क्या करेगी कि इम्पोर्ट टैरिफ नहीं लगाएंगे। मतलब अगर इस ग्रुप में अगर 8 देश है, तो 8 देशों से जितनी भी चीजें यूएस खरीदता है उस पे यूएस कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाएगा। इस बात से यूएस ने पीछे हट गया था, मतलब कि आगे से वो इस पे इम्पोर्ट टैक्स लगाएगी। ठीक है, ये हो गया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये तो हम लगातार न्यूज में देखते रहते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में सबको पता है, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी कि जो भी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसे बेचने को लेके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से लोग पीछे हट गए है ना। लोगों ने क्या किया कि लोग सोचने लगे कि देश मतलब लोग मतलब देश है, देश सोचने लगे कि हम जो भी चीजें चाहिए अपने आप में ही प्रोड्यूस कर लेंगे। Limited role of the World Trade Organization dispute settlement mechanism also plays a critical role behind this। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ये सेक्टर था, डिपार्टमेंट था, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये जो टर्म थी इसने भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई उसमें, है ना। मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो कम ही होता गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एफर्ट्स यहाँ पे रहे वो कम रहे। There has been a rise in populism principle that it would be better off pursuing inward rather than outward looking policies in both economic and foreign policies। तो बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ, एक पॉपुलर टर्म का जन्म हुआ कि ये तो किसी दूसरे देश पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि हम क्या करें अपने देश में, इट वुड बी बेटर ऑफ परस्यूइंग इनवर्ड्स, है ना, कि अपने देश में उगाए, अपने देश में जितने भी चीजें हमें जरूरी है डेवलपमेंट के लिए अपने देश में हम लोग करेंगे, किसी दूसरे देश के पास हम लोग नहीं जाएंगे। As a Mitchell O'Sullivan has rightly said in his recent book, The Leveling, what is next after globalization? Globalization is already behind us। है ना? तो एक बुक लिखी थी हमारे सर जो है मिचेल ओ सुलिवन, उनकी एक बुक थी द लेवलिंग, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो इस बुक में उन्होंने बता रखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है ना, कि ग्लोबलाइजेशन मतलब हम ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट चुके हैं। These inward-looking sovereign policies prioritizing domestic production, offering packages to enable domestic companies to increase their scale of operations, increase investments domestically, and promoting a protectionist policy to support the countries from unfair trade competitions from cheaper suppliers clearly demonstrates the effect of strategic retreat from the globalization। तो यहाँ पे कुछ बातें बता रखी है इन्होंने कि क्यों रिट्रीट, मतलब क्यों ग्लोबलाइजेशन से लोग पीछे हट गए ना। क्योंकि रीजन क्या थे, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, कि हम लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, की घरेलू जो प्रोडक्शन है घरेलू चीजों पैदा करने में ज्यादा जोर देंगे। ऑफरिंग पैकेजेस टू इनेबल डोमेस्टिक कंपनीज टू इम्प्रूव, है ना, मतलब यहाँ पे सब्सिडी है ना, सब्सिडी देंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। एंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लगाएं कि दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो तरीफ लगाएंगे। और मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से लोग यहाँ पे पीछे हट गए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसे क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन हमने देखा कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि सभी लोगों को यहाँ पे फायदा नहीं मिलता है, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास पैसा है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के फायदे मिल रहे हैं। तो जो बाकी लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, वो कहाँ पे जाएंगे ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को सेव करना पड़ेगा, उनके राइट को सेव करना पड़ेगा। ऐसे में अगर जितने भी लेवल, मतलब लोकल हो, नेशनल हो, रीजनल हो, अलग अलग लेवल पे क्या जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, जितना भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल, इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो वो फेयर होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बेनिफिट जो है वो दिखने चाहिए, है ना। तो इसको पूरा इस काम को पूरा करने के लिए साउंड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जैसे कि डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया। तो हर एक आदमी की, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, वो क्या चाहते हैं और उनकी जरूरत क्या है, इसे एड्रेस करना काम है हमारा ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता, मतलब ग्लोबलाइजेशन से लोग पीछे हट गए ना, रिवर्स गियर, क्यों पीछे हट गए, क्योंकि अलग अलग देश में जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अलग अलग देश जो है ना वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मेजर्स यहाँ पे, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यहाँ पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, डी ग्लोबलाइजेशन। डी ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होगा, लोगों ने डिपेंडेंसी कम कर दी और इंटीग्रेशन कम कर दिया। फिर ना गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा एक्ट लगाती है या ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि हम किसी दूसरे देश से चीजें नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो भी
कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म क्यों लगाते हैं? ताकि जो हमारे होम प्रोड्यूसर्स है उसको उन्हें हम लोग प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कंपटीशन से। तो प्रोटेक्शनिज्म 3 टाइप के होते हैं, जिसके तरीफ हो गया, इम्पोर्ट कोटास हो गया, नॉन तरीफ बैरियर्स। तरीफ में क्या होता है कि कुछ जो जो चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं उन पे हम लोग यहाँ पे टैक्सेस लगाते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेड की हुई चीज़ है, अभी ऑब्वियसली बात है, अगर टैक्स को वसूल करना है तो जो जो कंपनी है दूसरे देश की, वो चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ाएगी। तो अपने आप वो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, घरेलू चीज़ें मतलब हमारी होम कंट्री की जो कंपनी है उसकी बनाई हुई चीज़ें खरीदने को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। फिर इम्पोर्ट कोटा से मतलब हमारी सरकार क्या करती है, हमारी सरकार बोलती है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब इतने ही चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा हम हमारे देश में प्रोड्यूस करेंगे। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स में ना ही नंबर्स होते हैं ना ही परसेंटेज मतलब टैक्स होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो तभी हम लोग खरीदेंगे, तो अपने आप इम्पोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे ऐसे इवेंट्स हमारे देश, हमारे पूरे विश्व में हुए, जैसे कि ब्रेग्जिट, यूएस का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉल करना, यूएस चाइना ट्रेड, कोविड-19, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन, डीग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो जो एक हमारे सर है, लोगों को क्या लगा कि हमारे घर में पैदा करना अच्छा है किसी दूसरे से मांगना। तो एक सर है मिचेल ओ सुलिवन सर, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द लेवलिंग व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो उन्होंने बोला था कि ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी डीग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दीज इनवर्ड लुकिंग, मतलब अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे दे रखे कि जैसे कि अ, हमने क्या किया कि लोगों को हमारी घरेलू जो कंपनीज है उनको सब्सिडी दे दी, या प्रायोरिटाइज किया हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, या हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ले ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, मतलब डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार जो मैकमिलन की बुक है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन, है ना, क्या देखा था हमने, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलराइज द ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट इन मिड 90s। देखिए फ्रेंड, मैंने वहाँ पे रेड लाइट इसलिए किया था, रेड मार्क, क्योंकि पॉपुलराइज और डिफाइंड दोनों अलग अलग टर्म्स है। एग्जाम में आपसे कौन सा टर्म पूछता है, अगर पॉपुलराइज किया है तो ओईसीडी ने किया है, और अगर डिफाइन किया है तो किसने किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। विच अमॉन्ग इज नॉट बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जॉब क्रिएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ज्यादा रोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आंसर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर। तो प्रोटेक्शनिज्म मेजर कौन सा नहीं है, ये आंसर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।